सभी छात्र छात्राओं को आर्य शर्मा सर यूट्यूब चैनल में हम स्वागत करते हैं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग होता है। देश के सभी छोटे बड़े परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं और बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में, चाहे मैट्रिक की परीक्षा हो, चाहे इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, 7-8 नंबर के प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? भाषा की सबसे सार्थक छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे सार्थक छोटी इकाई को हम शब्द कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। वर्णमाला के भाग, वर्णमाला के निम्नलिखित 2 भाग होते हैं। वर्णमाला के निम्नलिखित कितने भाग होते हैं? तो वर्णमाला के निम्नलिखित 2 भाग होते हैं। पहला भाग है स्वर, दूसरा भाग है व्यंजन। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। तो हम बारी बारी से पहले हम स्वर को पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वयं उच्चरित होते हैं उसे स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर उच्चरित होने के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, उ, औ। अर्थात ये 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं 10 होती हैं। स्वर कितना होते हैं? 11 और स्वरों की मात्राएं होती हैं 10। जैसे ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, छोटा कु, बड़ा कु, री, ए, उ, औ। ये मात्राएं जो होती हैं 10 होती हैं। नोट में हमने लिख रखा है अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की क्या होती है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? जब किसी वर्ण को अथवा वर्णों के समूह का उच्चारण जीभ के एक झटके से हो जाता है तो उस वर्ण को अक्षर कहा जाता है। तो उस वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। जैसे क, ख, प, म, य, व इत्यादि। तो ये रहा वर्णमाला के एक सामान्य परिचय। अब इसके आगे हम इसका विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और वर्णमाला के सभी अंगों को हम बारी बारी से जो है अध्ययन करेंगे। स्वर के भेद, स्वर के भेद, स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के भेद, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के भेद। दूसरा है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। दूसरा क्या है? मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तीसरा है जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। अब हम तीनों भेद को एक एक करके विस्तृत रूप से जानेंगे। तो पहला हमारा है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के भेद। पहला स्वर के भेद है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के भेद।
व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। इसका जो है पहला भेद है मूल स्वर। पहला भेद है मूल स्वर। तो वे स्वर जो सबसे पहले बने, वे स्वर जो सबसे पहले बने उन्हें मूल स्वर कहते हैं। उन्हें कौन सा स्वर कहते हैं? तो मूल स्वर कहते हैं। ये स्वर सभी स्वरों के आधार होते हैं। ये स्वर सभी स्वरों में क्या होते हैं? तो आधार होते हैं। जैसे अ, छोटी, छोटा री, ये कुल जो है 4 होते हैं। अर्थात मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर जो होते हैं 4 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर, क्या करने पर? एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर उनका दीर्घ रूप बनता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कह रहा है? एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर उसका दीर्घ रूप बनता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, री, ये भी जो है कितना होते हैं? ये भी जो है 4 होते हैं। अब देखिए मूल स्वर के और दीर्घ स्वर में, मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर ये दीर्घ रूप बन रहा है। जैसे अ में अ को जोड़ेंगे तो आ बन गया, छोटी ई के साथ छोटी ई जोड़ेंगे तो बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ हो गया, री के साथ री जोड़ेंगे तो बड़ी री हो गया। ये भी कितना होता है? 4 होता है। अगला है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जब 2 अलग अलग स्वर आपस में जुड़कर, जब 2 अलग अलग स्वर आपस में जुड़कर एक नया स्वर बनाते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। परिभाषा पर ध्यान दीजिए आप लोग। 2 अलग अलग स्वर, अलग अलग स्वर कौन सा होगा? जैसे अ और ई, जैसे अ और ई बराबर ए, तो अ अलग स्वर है, ई अलग स्वर है, माने सेम स्वर नहीं है। तो अ और ई जोड़ने पर ए बनता है। अ धन ए बराबर ए बनता है, अ धन उ बराबर ओ बनता है, और अ धन ओ बराबर अ बनता है। ये भी जो है 4 होते हैं। ये भी कितना होते हैं? 4 होते हैं। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला भेद मूल स्वर। मूल स्वर भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। ये भी जो है दीर्घ स्वर भी 4 होते हैं। और संयुक्त स्वर ये भी जो है 4 होते हैं। अगला है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। माने स्वर के जो दूसरा भेद था वह है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा के आधार पर स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। तो जो है पहला का भी 3 भेद हुआ, दूसरे का भी 3 भेद हुआ। मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। उसका पहला भेद है ह्रस्व स्वर। कौन सा भेद है? तो ह्रस्व स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें कौन सा स्वर कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी, छोटा री, ये जो है 4 होते हैं। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें कौन सा स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी री, ए ओ अर्थात दीर्घ स्वर जो है 8 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। हमने नोट में लिख रखा है ए ओ का सदैव दीर्घ होता है। माने इन चारों स्वरों का जो है सदैव चारों स्वर दीर्घ होते हैं। इनका जो है ह्रस्व नहीं होता है। तीसरा है प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। वे स्वर
जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे कौन सा स्वर कहते हैं? उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, जैसे ओम, इसमें बहुत जो है खिंचाव आ रहा है, इसमें जो है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसके 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसे हम कौन सा स्वर कहते हैं? तो प्लुत स्वर कहते हैं। अब जो है तीसरा है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उनका जो तीसरा है जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, इसका भी 3 भेद होते हैं। तो पहला है पश्च स्वर, पहला है पश्च स्वर। जिन स्वर के उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से होता है उसे कौन सा स्वर कहते हैं? तो पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अर्थात ये 5 जो है 5 स्वर हैं जो पश्च स्वर के नाम से जाने जाते हैं, और इन 5 का उच्चारण हमारे जिह्वा के पिछले भाग से होता है। किस भाग से होता है? तो पिछले भाग से होता है। दूसरा है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है उसे कौन सा स्वर कहते हैं? उसे मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर में केवल एक अ आता है। मध्य स्वर में कितना आता है? केवल एक ही स्वर है जो मध्य स्वर में आता है। अगला है अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण जिह्वा के अग्र भाग से होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अग्र भाग से होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे छोटी, बड़ी, री, ए जो है ए भी कितना होता है? 5 होते हैं। कितना होते हैं? 5 होते हैं। तो पश्च स्वर में जो है 5 वर्ण होते हैं, मध्य स्वर में 1 होता है और अग्र स्वर में 5 होता है। अर्थात जो है स्वरों की संख्या आप लोग पहले से जानते हैं 11 होता है। तो 11 का जो है वर्गीकरण जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर कर दिया गया, और इस तरह से स्वर जो है समाप्त हुआ। इसके बाद से हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन का पूरा डिटेल में जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। वर्णमाला का दूसरा भाग व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण क्या है? तो व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? तो निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन, व्यंजन को जो है 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में कुल वर्णों की संख्या 25 होती है। कितना होती है? स्पर्श व्यंजनों में कुल वर्णों की संख्या 25 होती है, जो क से लेकर म तक होती है। कहां से कहां तक होती है? तो क से लेकर के म तक के वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इन वर्णों की संख्या जो है 25 होती है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है 4 होती है। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। इन वर्णों की संख्या जो है 4 होती है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। अब हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थानों की संख्या जो है 5 होती है। उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और प्रत्येक उच्चारण स्थानों में 5-5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक उच्चारण स्थान में कितने वर्ण होते हैं? तो 5-5 वर्ण होते हैं। पहला है क वर्ग। पहला है क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। और क वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है। कौन सा होता है? उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। दूसरा वर्ग है च वर्ग। च वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, च, छ, ज, झ, य। इसमें भी 5 वर्ण होते हैं। और च वर्ग का उच्चारण स्थान जो है तालव्य होता है। क्या होता है? च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। तीसरा है ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, ट, ठ, ड, ढ और अड़। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो है मूर्धन्य होता है। क्या होता है? मूर्धन्य होता है। अगला है त वर्ग। त वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, त, थ, द, ध, न। और त वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओष्ठ होता है। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म ये 5 वर्ण होते हैं। और पांचों वर्ण के जो अंतिम अक्षर होता है, पांचों वर्ण के जो अंतिम अक्षर होता है, चाहे अंतिम वर्ण होते हैं, उनको हम नासिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नासिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नासिक के नाम से जानते हैं। और पांचों वर्ण के अंतिम अक्षर का उच्चारण स्थान नासिक होता है। क्या होता है? नासिक होता है। पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। तो आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? तो बराबर होती है। इसमें भी देखिए वही बात है, इधर से भी 5 वर्ण 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 है। अर्थात चारों तरफ से 5-5 वर्ग हैं। 5-5 क्या है? वर्ण है। इसलिए ये वर्ग के नियम का पालन करता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? वर्गी व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? वर्गी व्यंजन भी कहते हैं। नोट में हमने लिख रखा है, स्पर्श व्यंजन को वर्गी व्यंजन भी कहते हैं। आप लोग जान ले कि वर्गी व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गी व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ग के नियम का पालन कर रहा है। चारों तरफ से 5-5 वर्ण है, इसलिए क्या कर रहे हैं? ये वर्ग के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए इसे हम जो है वर्गी व्यंजन भी कहते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख में उच्चारण स्थानों का हल्का सा स्पर्श करती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसे कौन सा व्यंजन कहते हैं? उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण वायु मुख में उच्चारण स्थानों को संघर्ष के साथ स्पर्श करती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो संघर्ष के साथ स्पर्श करती है, उसे क्या हम व्यंजन कहते हैं? उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इसका भी जो है संख्या कितना होता है? ये भी जो है 4 ही होता है। तो अंतस्थ व्यंजन कितना होता है? 4। ऊष्म व्यंजन कितना होता है? 4। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक आधा और एक पूरा व्यंजन एक साथ जुड़ने से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। परिभाषा को आप लोग ध्यान दीजिएगा।
एक आधा और एक पूरा, एक आधा और एक पूरा। जैसे में देखियो छ में आधा को धन दंत स होता है, आधा को धन दंत स होता है। इसके अनुसार एक आधा, तो क जो है आधा है और दंत स जो है पूरा है। दंत मूर्धन्य स जो है पूरा है, मूर्धन्य स कितना है तो पूरा है। दूसरा है त्र, आधा त और पूरा र, क्या होता है मिलकर के त्र होता है। आधा क और मूर्धन्य स मिलकर क्या होता है छ होता है। अगला है ज्ञ, आधा ज और पूरा य मिलकर के क्या होता है ज्ञ होता है। अगला है स्र, आधा स और पूरा र मिलकर क्या होता है स्र। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं, ये भी जो है 4 ही होते हैं। कितना होते हैं, ये भी कितना होते हैं 4 ही होते हैं। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, अगला है द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। द्विगुण का मतलब जिसका 2 गुण हो, इसका क्या हो 2 गुण हो, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर, जिनके उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है, उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उन्हें कौन सा व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे अड़ और ये भी अड़, इनमें 2 गुण है। अगर बिंदु हटा दिया जाता है तो एक स्थान पे ड का काम करता है, और यहाँ का बिंदु हटा दिया गया तो एक स्थान पे ढ का काम करता है, और बिंदु लग जाता है तो दोनों पर क्या करता है, दोनों का जो है रूप डबल हो जाता है, दोनों अड़ का काम करता है। तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर जो है 2 होती है। अगला है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नाक, मुख और नाक दोनों से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, उसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। उसे कौन सा व्यंजन कहते हैं, उसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे अंग, य, अड़, न, म, अर्थात 5 वर्ग के अंतिम अक्षर। आप लोग स्पर्श व्यंजन में पढ़े कि 5 वर्ग के अंतिम वर्ण जो होता है वो क्या होता है, हमारा अनुनासिक होता है। अनुनासिक जो है मुख और नाक दोनों से इसका उच्चारण होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या जो है 5 होती है, जो हम पहले भी बता चुके हैं। प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा या जीभ को 2-3 बार कंपन करना पड़े, जिह्वा या जीभ को 2-3 बार क्या करना पड़े, कंपन करना पड़े, वह प्रकंपित वर्ण कहलाता है। वह कौन सा वर्ण कहलाता है, वह जो है प्रकंपित वर्ण कहलाता है। जैसे र, प्रकंपित वर्ण कितना होता है, प्रकंपित वर्ण जो है 1 होता है। नोट, जीभ से लुढ़कता हुआ सा, जीभ से लुढ़कता हुआ सा महसूस होने के कारण, जीभ से लुढ़कता हुआ सा महसूस होने के कारण इसे लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। इसे कौन सा वर्ण कहा जाता है, तो लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। जैसे र को हम 2 नाम से जानते हैं, एक तो प्रकंपित वर्ण के नाम से जानते हैं और एक जो है लुंठित वर्ण के नाम से जानते हैं। अगला है संघर्षहीन व्यंजन, अर्थात संघर्षहीन व्यंजन किसे कहते हैं। इस नाम से आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा कि जहां संघर्ष नहीं करना पड़े, वैसे व्यंजन को कौन सा व्यंजन कहेंगे, हम संघर्षहीन कहेंगे। संघर्षहीन व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ को संघर्ष नहीं करना पड़ता है, जीभ को या जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता है,
उसे संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। उसे कौन सा व्यंजन कहते हैं? उसे संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जैसे य और व, य और व कौन सा व्यंजन है? तो संघर्षहीन व्यंजन है। इसकी संख्या जो है 2 होती है। हमने नोट में लिख रखा है कि य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। य और व को क्या कहते हैं? तो अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर का मतलब इसमें आधा स्वर का गुण भी होता है, इसीलिए तो उच्चारण करने में संघर्ष नहीं करना पड़ता है। और स्वर को उच्चारण करने में संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं उच्चरित होते हैं। इसलिए इसमें आधा गुण क्या है? स्वर का है। इसलिए य और व को हम कौन सा व्यंजन कहते हैं? य और व का जो है हम संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। अगला है वायु या प्राण की दृष्टि से वर्णों के भेद। वायु या प्राण की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वायु या प्राण की दृष्टि से वर्णों के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? तो निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला भेद इसका है अल्प प्राण। पहला क्या है? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जैसे में सभी वर्ग के, आप लोग वर्ग समझ गए हैं, स्पर्श व्यंजन पढ़ाते समय हमने वर्ग का चर्चा किया था। सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, सभी वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, और सभी स्वर के कुल मिलाकर अल्प प्राण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। अल्प प्राण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। सभी वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा और य, र, ल, व और सभी स्वर, ये कुल मिलाकर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। तो अल्प प्राण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। दूसरा है महाप्राण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है, उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है, उसे महाप्राण कहते हैं। माने अल्प प्राण का सीधे क्या है? अपोजिट है। अल्प प्राण के सीधे उल्टा है। इसमें कम वायु लगती थी, इसमें अधिक वायु लग रही है। तो अल्प महाप्राण जो है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है, उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग के क्या? तो दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन? तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, अर्थात महाप्राण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। महाप्राण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। ये रहा वायु प्राण की दृष्टि से वर्णों के भेद। अब दूसरा है स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर वर्णों के भेद। क्या है? तो स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर वर्णों के भेद। तो स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर वर्ण के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? तो निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला है अघोष। अघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक
प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा, क्या, प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, और स तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स, अर्थात अघोष में कुल वर्णों की संख्या होती है 13। कितने होती है? 13 होती है। दूसरा है घोष या स्वघोष। घोष या स्वघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी होती है, गले के कंपन में गूंज सी होती है, उसे घोष या स्वघोष कहते हैं। घोष या स्वघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी होती है, उसे घोष या स्वघोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, 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 और प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, और सभी स्वर और य, र, ल, व, ह, क्या, य, र, ल, व, ह। तो इसमें घोष या स्वघोष में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तो 31 हो गई। कितनी हो गई? 31 हो गई। तो प्रत्येक वर्ग के 3 अक्षर, तो 5 तिहाई 15 प्लस स्वर 11 प्लस य 4 प्लस 1 ह बराबर कुल कितना हो गया? तो 31 वर्ण हो गया। कितना हो गया? तो 31 वर्ण हो गए। और अंतिम इसका है हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहला वर्ण कौन होगा और सबसे अंतिम वर्ण कौन होगा। हम देखते हैं हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम जो है, सबसे पहला होगा अंग, उसके बाद से अह, उसके बाद से सभी स्वर क्रम से। व्यंजन में सबसे पहला वर्ण होगा क और दूसरा होगा छ, क्योंकि आप लोग जानते हैं छ में आधा क और मूर्धन्य स होता है। उसके बाद से ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज के बाद से ज्ञ आता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ज्ञ में आधा ज प्लस इयो आता है, आधा ज प्लस इयो आता है। उसके बाद से झ, उसके बाद से इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त के बाद से त्र आता है। त्र में आधा त और र होता है। थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलावे स, और तलावे स के बाद स्र आता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्र में आधा स और धन र होता है। उसके बाद से मूर्धन्य स, उसके बाद से दंत स, उसके बाद से ह। तो हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम जो है, सबसे पहले स्वर में अंग आता है और स्वर में सबसे अंत में जो है अ आता है। व्यंजन में सबसे पहले क आता है और सबसे बाद में ह आता है। ये रहा हमारा हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम। अब इसके बाद से हम आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक जगह इकट्ठा कर देंगे कि आप लोगों को याद करने में असुविधा न हो और बहुत आसानी के साथ आप लोग याद कर लें, जिससे कि परीक्षाओं में जब भी पूछे जाए तो बड़ी सावधानी पूर्वक से आप इन सभी वर्णों का जो है उत्तर दे सके। वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक जगह एकत्रित कर दिए हैं, जिससे आप लोगों को जो है याद करने में असुविधा नहीं होगी। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है प्रकाश डालते हैं। वर्णमाला के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें, वर्णमाला के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कितना होती है?
तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। और 52 वर्णों में कौन कौन कितना होता है उसको जो है हम जो है व्हाइट बोर्ड पर सब जो है दर्शाने का काम अच्छी तरीके से किए हैं। तो स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर कहाँ से कहाँ तक होता है? तो अ से लेकर के औ तक ये स्वर होते हैं हमारे 11। दूसरा है अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। अस्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। वो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो क से लेकर के म तक, क अक्षर से लेकर म अक्षर तक अस्पर्श व्यंजन होता है। इनकी जो है संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या जो है 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कितना होता है? तो 4 होता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होता है। कितना होता है? ऊष्म व्यंजन भी कितना होता है? तो 4 ही होता है। तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। उसके बाद से अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी 4 ही होता है। संयुक्त व्यंजन कितना होता है? वो भी 4 ही होता है। छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये कौन है? ये संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद से अगला है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 2। कितनी होती है? 2 होती है। ये देखिए अड़ और ये अड़, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला है अनुस्वार। अनुस्वार की संख्या होती है 1, जो अंग होता है। और विसर्ग की संख्या होती है 1। ये कितना होता है? 1 होता है। यह अ होता है। अर्थात वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो 52 में जो है कौन कौन वर्णों की संख्या कितनी होती है ये हम जोड़ के बता दिए। स्वरों की संख्या 11, स्पर्श व्यंजन की 25, अंतस्थ व्यंजन का 4, उस व्यंजन का 4, संयुक्त व्यंजन का 4, द्विगुण व्यंजन का 2, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, अर्थात सबका योग हो गया हमारा 52। आप लोग यह जान गए कि 52 वर्णमाला में 52 वर्ण कौन कौन कितना कितना होता है। हमने सबका योग ले करके 52 दिखा दिए। अल्प प्राण, अल्प प्राण कितना होता है? तो अल्प प्राण 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। जैसे प्रत्येक वर्ग के 30, पहला, तीसरा, पांचवा, तो 5 तिहाई 15 वर्ग हो गए। और यर अलावा 4 और स्वर 11, अर्थात अल्प प्राण में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तो 30 हो गई। महाप्राण, महाप्राण में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तो प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा, ये हो गया 5 दूनी 10 प्लस तलाबे 100, मूर्धन्य 100, दंत 100, ह, अर्थात ऊष्म व्यंजन। तो 10 हो गया ये, 4 ऊष्म व्यंजन, अर्थात महाप्राण में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तो 14 हो गई। अघोष में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तो 13 हो गई। जैसे प्रत्येक वर्ण के पहला और दूसरा, तो 5 दूनी 10 ये हो गया, तलाबे 100, मूर्धन्य 100, ह, 3 ये हो गया, 10 3 13। अघोष में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। घोष या सघोष में इसमें जो है वर्णों की संख्या 31 होती है। कितनी होती है? घोष या अघोष, घोष या सघोष वर्णों की संख्या 31 होती है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, माने एक वर्ग में 3 अक्षर होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं, तो 5 तिहाई 15 वर्ण ये हो गया, प्लस स्वर 11 हो गया, प्लस य, र, ल, व, ह। तो कुल मिलाकर के घोष या सघोष में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तो 31 हो गई। वर्णमाला के भाग, वर्णमाला के कितने भाग हैं? तो वर्णमाला के 2 भाग हैं, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। हिंदी भाषा,
हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो वह है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 1 नंबर के लिए हमेशा पूछा जाता है। प्रकंपित या लुंठित वर्ण कितने होते हैं? प्रकंपित या लुंठित वर्ण कितने होते हैं? तो 1 होते हैं, जिसको हम र के नाम से जानते हैं। र जो है प्रकंपित वर्ण है या लुंठित वर्ण है। अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 5। आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ण के अंतिम अक्षर अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो 5 वर्ण होता है, 5 वर्ग होता है, और पांचों वर्ग का अंतिम अक्षर अंग, य, अड़, न, म, ये कौन है? अनुनासिक वर्ण है। संघर्षहीन व्यंजन कितने होते हैं? तो संघर्षहीन व्यंजन 2 होते हैं। संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन होते हैं? तो य और व। संघर्षहीन व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आधा स्वर के गुण पाए जाते हैं। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन का मतलब दूसरे भाषाओं से आए हुए व्यंजन। इनकी संख्या कौन होती, कितना होती है? 5 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। क में देखना है आप लोग नुक्ता लगा हुआ है, ख में भी नुक्ता लगा है, ग में भी, ज में भी, फ में भी। तो आगत व्यंजन कितना होता है? ये भी जो है 5 ही होता है। स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, और तीनों स्वरों के 3-3 भेद होते हैं। आप लोग पहले बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। वर्ग कितना होता है? वर्ग कितना होता है? तो वर्ग होता है 5। ये पांचों वर्ग मिल करके 25 वर्ण बनाते हैं, जिसको हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे वर्ग 5 होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 5। प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 5। आप लोगों ने वर्णमाला को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, और सभी मुख्य बिंदुओं को हमने एक जगह एकत्रित कर दिया, जिससे कि आप लोगों को याद करने में कोई असुविधा नहीं होगी। और आप लोग को हमारी बातें अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कि आप लोगों की तरह दूसरे बच्चे भी इसका जो है लाभ उठाएं और पढ़ें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।